हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लूसेंट का जो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है, वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन इज ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो फॉलो करती हैं। ये रिटन सेट ऑफ रूल्स रहते हैं पहले से, जो एक गवर्नमेंट को फॉलो करने रहते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं ऑन द ग्लोब वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो करती हैं, मतलब ज्यादातर कंट्रीज के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो यूके की गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ओरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या ये बोल सकते हैं कि जो ओरल उनके रूल्स हैं ओरली वो फॉलो करते हैं। उनके पास कोई रिटन सेट ऑफ रूल्स नहीं है या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है, रिटन एंड ओरल, और इंडिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और ये फुल ऑपरेशन में कब आया? 26 नवंबर 1950 को। ये दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी, या फिर ये फेवरेट क्वेश्चंस बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और फुल ऑपरेशन में आया था 26 जनवरी 1950 को। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। और इसके साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। एंड अब तक की जो रिसेंट अमेंडमेंट हो चुकी हैं वो 105 हैं। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस टाइम पे जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने अकॉर्डिंग रूल कर रही थी, उसका अब जो पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो सेकेंड पॉइंट इज गिवन कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सारे का सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने कंट्रोल में ले लिया। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जिसका नाम था वॉरेन हास्टिंग, उसको इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर जनरल, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का भी हो सकता है। तो गवर्नर जनरल जो पूरे इंडिया का बना था वो बाद में 1833 वाले में एक्ट में हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो आगे आएगा। तो ये ध्यान में रखना है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया ऑफ बंगाल करके। वॉरेन हास्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, इससे पहले ये गवर्नर थे। और इसी के साथ में ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इसको अदर 3 जो प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, इनका भी कंट्रोल दे दिया गया था। अब ये प्रेसिडेंसीज को भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने ही अपने अंडर देखना शुरू कर दिया। और इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ कोलकाता में, और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस रहते थे, 1+3। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, उनका नाम था सर अली जे। जो सबसे पहले चीफ जस्टिस बने उनका नाम था सर अली जे। और इसके साथ ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया वॉरेन हास्टिंग, उसको कुछ पावर्स दे देगी, जैसे वो रूल्स बना सकते हैं अब से, और रेगुलेशंस बना सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट का कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को कंपनी के जो कार्यकर्ता था, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको बेटर डिसिप्लिन करने के लिए लाया गया था। और इसमें एक 6 मेंबर कमेटी, जिसमें 6 मेंबर बोर्ड कमेटी बोल सकते हैं कंट्रोलर्स की, उसको सेटअप किया गया, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट हेड करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 6 मेंबर कमेटी बनाई, बोर्ड बनाया। और ये जो बोर्ड था ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखता था, जितने भी पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं उसके जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी सारी चीजें थी, वो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखी जानी थी। ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड जो इश्यूज थे
वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। यहाँ पे ये भी थोड़ा दिमाग में रखना है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो आंसरेबल थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो 6 मेंबर कमेटी बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आगे आंसरेबल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से ये हायरार्की थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही जो इंडिया में जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स हो रहे थे उसको उस टाइम पे देख रहे थे, जो ट्रेड के रिलेटेड हो रहे थे। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस थी वही फॉलो करनी रहती थी। और इसके साथ में हम आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने पीछे पढ़ा, 6 मेंबर कमेटी जो अपॉइंट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी जितनी भी सैलरीज थी, जितनी भी अलाउंसेस थे, वो इंडियन रेवेन्यूज में से पे किए जाने थे। और जो कोड थी जो पीछे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाई गई थी, सर अलीजे जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने बताया अभी आपको 1+3 करके, तो उनको अभी इसमें पावर दिया गया कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहे हैं वो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इसको भी थोड़ी पावर और दी जाने लगी। आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 में जो जितनी भी ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट ट्रेड इन चाइना, ओपियम एंड ट्रेड इन टी। ये चीजें दिमाग में रखनी है कि मेजरली जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सारी अबॉलिश हो गई थी, लेकिन एक्सेप्ट 3 चीजों के, ट्रेड इन टी एंड ओपियम एंड ट्रेड विद चाइना। जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, इन तीनों के जो काउंसिल थे इनको पावर ज्यादा दे दी गई थी, लेकिन ये सब्जेक्ट टू थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो सबऑर्डिनेट बना दिए गए थे टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको आगे किसको अकाउंटेबल था, किसको आंसरेबल होगा? वो ऑब्वियस है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही आंसरेबल होगा। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का इन शॉर्ट ज्यादा कंट्रोल हो गया था इन प्रेसिडेंसीज के ऊपर। देखो सोचने वाली बात है कि इन्हीं प्रेसिडेंसीज के ऊपर क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे जो मेजरली एक्टिविटीज हो रही थी भले ईस्ट इंडिया कंपनी की है, अदरवाइज ऑल्सो ये मेजर प्रोविंसेस थी। यही रीजन था कि मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा के ही ऊपर सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना कंट्रोल लेने का चाहा। और आगे जो यूरोपियंस थे इंडिया में, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको अलाउ किया गया कि वो अपना रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कम्युनल एंगल भी आ गया 1813 में। इससे पहले ये नहीं देखा गया था। इसके बाद में ये हो गया कि वो अपना रिलीजियसली वो अपने यहाँ पे और ज्यादा अपने आप को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। ये इस एक्ट में लाया गया। और जो लोकल ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको एम्पावर किया गया कि अब से वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो टैक्स लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या था कि जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, उसको फुल कंट्रोल दिया गया, फुल पावर देगी रिगार्डिंग द इंडियन रेवेन्यू। वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और पूरी कंट्री के लिए एक ही बजट पास होगा, सिंगल बजट पास किया जाएगा, जिसको प्रिपेयर किया जाएगा बाय गवर्नर जनरल। अब तक गवर्नर जनरल इसके पीछे अभी आपको एक आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। ये अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया है। सो लेट्स सी कि आपको कितना याद है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से 1833 के एक्ट में से अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है तो मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, और ये आई थिंक रिपीट भी हो चुका है, ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। वो ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हमने अभी तक पढ़ा था वो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए गए। अब उनका जो ओहदा था वो बढ़ गया। पहले वो गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए इस एक्ट के अंडर। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो नेम्स हैं इसी में कंफ्यूज किया जाता है कि कौन कौन थे। वॉरेन हास्टिंग भी आ जाता है, विलियम बेंटिक भी आ जाता है, 2-3 और डाल देते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो वॉरेन हास्टिंग थे वो हमने पढ़ा था वो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये बने हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके साथ में इनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था जिसके साथ में ये काम करते थे। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब तक जितने भी चार्टर एक्ट पास हो रहे थे 10-10, 20-20 साल के गैप में, और उसी की सीरीज में ये सबसे लास्ट चार्टर एक्ट बोल सकते हैं। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट ऐसा कोई पास नहीं हुआ। और इस एक्ट के अंदर
पहली बार ऐसा हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो लोकल इंडियंस बॉडीज थी, लोकल इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो रेड पेन में मैंने लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया और उसमें 4 मेंबर्स अपॉइंट किए गए। पहले जो थे दैट वाज मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। BMBA करके हम याद रख सकते हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा। बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया इसी में, और यहाँ से जो प्रोविंशियल बोल सकते हैं, प्रोविंसेस के लिए अलग से जैसे गवर्नर अपॉइंट होना, और उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके लिए अलग से अपॉइंट होना, उस चीज की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि यहाँ में पहली बार गवर्नर जो था बंगाल के लिए वो सेपरेटली अपॉइंट किया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और दूसरा पॉइंट इस एक्ट के तहत हुआ वो था कि अब तक के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन थे वो सेपरेटली नहीं हो रहे थे, इकट्ठे ही हो रहे थे, एक ही यूनिट में फंक्शन हो रहा था। लेजिस्लेटिव उसी में काम कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी यहीं से वही काउंसिल कर रहे थे। अब से दोनों को सेपरेटली कर दिया गया, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो थे उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और जो कंपनी का रिक्रूटमेंट अब तक हो रहा था, जितने भी एम्प्लॉयमेंट का भर्ती हो रहा था, वो अब एक ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के थ्रू होने लगा। इससे पहले ऐसा नहीं था, मतलब सिफारिश के थ्रू किसी ने बोल दिया तो एम्प्लॉय आ गया, तो वो सब काम धंधा चल रहा था यहाँ पे, ऐसा बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 में द एक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हम पढ़ते हैं, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम बोल सकते हैं, या फिर आर्म्स स्पॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था कि इंडियंस भी रिवोल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई रिवोल्ट नहीं हुआ। बहुत ही एक कॉमन सी बात थी कि इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो कंट्रोल था उसको और ज्यादा, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर या फिर इंडियंस के ऊपर अपने कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ाने की सोची, कुछ चीजों में लिबरलाइज करने का सोचा, वो हम अभी इस पॉइंट में पढ़ते हैं। इसीलिए ये एक्ट को बोला जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया के भले के लिए ये हम एक्ट लेके आए, सो दैट इंडियंस इसके बाद हमारे ऊपर कोई और रिवोल्ट ना करें, उनको भी थोड़ा लगे कि इंडियंस की भी पार्टिसिपेशन हो रही है गवर्नमेंट की चीजों में। तो वो कैसे पार्टिसिपेशन आगे होती है वो हम देखते हैं। इससे होता है कि ब्रिटिश क्राउन जो था उसने डायरेक्टली अपने अंडर पूरा कंट्रोल ले लिया। अब उनकी सोवरेनिटी हो गई जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में अफेयर्स हो रहे थे, और यहां से इंडिया एज ए इंपीरियल कंट्री इसकी शुरुआत हो गई है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है, जो क्राउन की पावर थी, उसको एक्सरसाइज करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया, और इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर बॉडी लाया गया। इस 15 मेंबर बॉडी को काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। ये मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन भी कर दिया है। और जो कंट्री था उसको अलग से दो हिस्सों में तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंट्री को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया, और ये प्रोविंसेस को हेड कौन करेगा? गवर्नर। और इसको गवर्नर को एड करने के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी निर्माण किया गया। जितनी भी अथॉरिटीज थी गवर्नेंस ऑफ इंडिया की, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में थी, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आगे किसको रिस्पॉन्सिबल था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये एंड वाले पॉइंट में है, ये पहले भी मैंने बता दिया कि गवर्नर जनरल अकाउंटेबल थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वो सारी चीजें उसको बताते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंडर आती है। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। 1861 के एक्ट में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे वो एस्टैब्लिश किए गए फॉर द 3 स्टेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के, उसमें मिलता भी है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है बाय यूपीएससी इटसेल्फ। तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे वो 3 स्टेट्स के लिए, 3 प्रोविंसेस के लिए बनाए गए। पहला था बंगाल, सेकंड इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड थर्ड इज पंजाब। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट इसमें नहीं दे रखा है, ये अलग से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इंडियंस की पार्टिसिपेशन इसके बाद लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर था उसमें देखी जाने लगी। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग।
ये सब पॉइंट्स भी इसमें नहीं दिए, ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। ऑर्डिनेंस मेकिंग की जो पावर थी वो गवर्नर जनरल को दी गई। और इससे पहले जैसे हमने देखा था कि बॉम्बे एंड मद्रास का जो गवर्नर जनरल के अंडर उनको कर दिया गया था कि वो ज्यादातर गवर्नर जनरल के ही हाथ में था और ज्यादा कंट्रोल ले लिया गया था, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल वेस्टेड देम इन गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इस एक्ट के अंडर जो काउंसिल्स थे उनको पावर देगी कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात हो रही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावर देगी कि अब वो भी बजट को डिस्कस कर सकते हैं और इसके साथ में वो एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चंस को जो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा पूछे जाएंगे, या फिर एग्जीक्यूटिव्स को भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इस काउंसिल के अंडर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी जिसको हम बोलते हैं, इसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन देखी जाने लगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार कब देखेगी, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। और कौन कौन से लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन से वो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन थी। और जो फर्स्ट इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए चूज किए गए थे, जो इसके मेंबर बने थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए थे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार पूछा, जब भी इससे क्वेश्चन बनता है यही क्वेश्चन बनता है, ये ऐसे बोल सकते हैं। ये तो 1909 का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें दो ही जगह से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एक तो यहाँ से और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को। और ये भी बोला जाता है कि इसी 1909 एक्ट के तहत जो सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म था उसको सोन किया गया। ऐसा बोला जाता है कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी सेपरेटिज्म की, क्योंकि पहली बार जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया मुस्लिम को वो कहाँ से दिया गया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से, गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 से, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। सो नेक्स्ट इज मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई। जो प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल था, सेंट्रल कंट्रोल था, उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया और जो सब्जेक्ट था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सेंट्रल सब्जेक्ट और सेकेंड इज प्रोविंशियल सब्जेक्ट। यहाँ पे दिया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे दिए सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसको बोला जाता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ये नीचे की लाइन में है। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो कंट्रोल डायरेक्टली अंडर कंट्रोल थे गवर्नर जनरल के, लेकिन उनको एड कर रहा था मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको एडमिनिस्टर कर रहे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल कर रहे थे गवर्नर को, गवर्नर जनरल को। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर के द्वारा ही देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको देख रहे थे, एडमिनिस्टर कर रहे थे। ये इसमें बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मतलब एक एक लाइन करके इसको और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया, लेकिन ये इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं। सिंपल एक चीज याद रखनी है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, उस ऑटोनॉमी में जो सब्जेक्ट्स थे उसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उसको हमने देख ही लिया, उसको एड एंड गवर्नर जनरल ही देखते थे, एडमिनिस्टर करते थे, लेकिन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसको भी गवर्नर जनरल ही देखते थे, लेकिन यहाँ पे विद द एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बस इतनी सी ही बात है। लेकिन ये 5-6 पॉइंट्स, 5-6 लाइनों में एक एक चीज दी हुई है, तो वो ये समझ में नहीं आता अगर इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, तो मैंने थोड़ा इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया है। इस चीज को
डायरकी बोला जाता है। डायरकी का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। ये इन्होंने फर्स्ट ही लाइन में दे दिया है कि डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है डायरकी, और एक्सप्लेन इसको बाद में किया है, यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज नोन एज डायरकी और डुअल गवर्नमेंट मतलब डबल गवर्नमेंट। इसके साथ ही ये तो अब देखो दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी जब दी गई, उनकी जब गवर्नमेंट डिफरेंट होगी, सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट होगा, तो उनका बजट भी सेपरेट होगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अब सेंट्रल बजट जो था, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी उनके लिए बजट अलग से था, सेपरेट था, और सेंट्रल बजट जो था वो अलग से था। और ये अपना बजट पेश कर सकते हैं जो लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थे, और अपने टैक्सेस के रिलेटेड जो चीजें थी वो बना सकते हैं, एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये अपना जनरेट कर सकते हैं। ये सारी वही कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अगर इसको हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे थोड़ा ज्यादा बड़ा और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे, अगर दोनों सेपरेट हो गए तो चीजें भी उनके अपने से अलग अलग से बनेंगी, तो उस तरीके से ये थोड़ा इजी हो जाता है। अब गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल जो था, उसको ये एम्पावर किया गया कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है गवर्नर जनरल के लिए, क्योंकि जो प्रोविंसेस हैं वहां पे तो गवर्नर ही देख रहा था, हमने इसके पीछे वाले जो एक्ट है उसमें देखा। लेकिन वो बिल को, जैसे अब भी सेम ही सिस्टम है, अब भी हमारे जो स्टेट के गवर्नर्स हैं वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं वो प्रेसिडेंट को के पास लेके जाने के लिए, अगर उनको लगे ऐसा। तो उस टाइम पे भी ये सेम ही प्रोविजन था। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो बिल को रख सकते थे कि उनको गवर्नर जनरल के पास लेके जाना है, अगर उनको कभी ऐसा लगे। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसको बाई कैमरलिज्म बोला जाता है। और जो अपर हाउस था दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो अपर हाउस है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाने लगा, जो लोअर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो किसके लिए आया, मुस्लिम्स के लिए आया। अब 1919 में किसके लिए आया, 6 एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस, 4 और के लिए आ गया। ये चीज ध्यान में रखनी है। और साथ में गवर्नर्स को, जो स्टेट के प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको पावर दी गई, वीटो की पावर आ गई। अब ये क्राउन के कंसीडर करने के लिए भी बिल को रिजर्व कर सकते थे, जो किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो पास कर रही है। और गवर्नर जनरल जो थे वो ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये गवर्नर जनरल की जो ओवरराइडिंग पावर्स हैं वो दी रखी हैं। वीटो पास कर सकते हैं, वीटो की पावर मिल गई, ऑर्डिनेंस पास करने की पावर मिल गई। उसके बाद आता है साइमन कमीशन, जिसको सर जॉन साइमन इंडिया में लेके आते हैं। बेसिकली साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया? इंडियाज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए हर 10 साल बाद उसकी रिपोर्ट को पेश करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि उसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया। 1927 में ये इंडिया में आता है, और इसके जो मेंबर होते हैं वो 7 मेंबर कमेटी होती है, और सातों के सातों ब्रिटिश या फिर इंग्लिश मेंबर होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, और यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि इसको इंडियंस ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और बहुत फेमस एक स्लोगन भी है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो ये वाला जो था वो इसी रीजन से था, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। The next is the Government of India Act 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन रखा गया, जिसमें प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स एज ए यूनिट पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन दोनों ने ही कभी इसको ज्वाइन नहीं किया, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। सो फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग। सो फेडरेशन कभी बना ही नहीं। इसी एक्ट के तहत सेंट्रल एंड प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स थी, इनके लेजिस्लेटिव पावर को दोनों को सेपरेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब सेंटर की अलग से हैं, प्रोविंसेस की अलग से हैं। इसी में ही सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन
शेड्यूल कास्ट एंड लेबर क्लास के लिए लाया गया। इससे पहले 1909 में, ये 3 एक्ट्स हैं, तीनों में इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 1909 में मुस्लिम्स के लिए, 1919 में एंग्लो इंडियंस, सिख्स, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, और 1935 में वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड लेबर के लिए। ये मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है अक्सर। ये क्वेश्चन तीनों में से एक में से तो क्वेश्चन बन ही जाता है। और इसी के अंडर आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया, और हम पढ़ते भी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर आरबीआई एक्ट 1935, तो ऐसे करके, तो ये इसी के तहत बना। और 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थी, उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें लूसेंट में मेंशन नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसको लिख दिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से इस एक्ट में सेंट्रल यूनिट्स की जो पावर थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तीनों हिस्सों में डिवाइड कर दी गई। और जो रेजिड्यू पावर थी वो वाइसराय के अंडर दे दी गई। लेकिन ये फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, सो इसीलिए ये कोई मायने नहीं रखता था। ये तीनों ही चीजों फिर उसके बाद में अबॉलिश कर दी गई थी। जो डोमिनियन स्टेटस प्रॉमिस किया गया था बाय साइमन कमीशन इन 1929 कि दिया जाएगा इंडिया को, वो नहीं दिया गया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर दिया जाना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। इसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन। डायरेक्टली लूसेंट में इसके बाद में क्रिप्स मिशन आ जाता है, लेकिन इसके अंदर की भी और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कहानी है, लेकिन हम यहीं से डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। वैसे हिस्ट्री में ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने में आएगा मॉडर्न इंडिया में। मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा इंडिया में लेके आते हैं, एक ड्राफ्ट लेके आते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि जितने भी प्रपोजल्स इसमें रखे जाएंगे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दोनों ज्वाइंटली इसको एक्सेप्ट करें। और वो प्रपोजल्स क्या थे? सबसे पहला प्रपोजल तो यही था जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर उन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो इंडियन पीपल के द्वारा ही चूज की जाएगी उसको बनाएंगे टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एस्टैब्लिश करने की बात कब की गई? दैट वाज इन क्रिप्स मिशन। और इंडियन स्टेट्स को, इंडियन प्रोविंसेस को और इंडियन यूनियन को एज अ वन स्टेट इंडिया ही उन्होंने एज अ वन स्टेट उसको रखने की बात हुई। मतलब यहाँ पे ये भी मेंशन हुआ कि दोनों, जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा था कि एक मुस्लिम्स को लेके एक पाकिस्तान डिफरेंट नेशन बनाना है, तो यहाँ पे उसको रिजेक्ट किया गया और बोला गया कि दोनों को एक ही स्टेट दिया जाएगा। और कैबिनेट मिशन में इसको और स्ट्रांगली रखा गया। कैबिनेट मिशन ने तो बिल्कुल ही मना ही कर दिया ना कि देना ही नहीं है। कैबिनेट नेक्स्ट इज कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 में लॉर्ड एटली उस टाइम पे जो ब्रिटेन के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, 1946 में ये इंडिया में आता है कैबिनेट मिशन। और इसको जो लेके आते हैं 3 मेंबर कमेटी है, एक तरह से 3 मेंबर बोर्ड बोल सकते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं इनका नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। LCA या फिर LAC के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ऐसे। और इसका मेन मोटिव यही था, मेन ऑब्जेक्टिव जो मिशन का था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस अचीव कर लेगा तो उसके लिए हम इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव कर ले, उसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था इसने रिजेक्ट कर दिया था, जो मैंने इससे पहले भी बताया कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्लेम मुस्लिम लीग का कि वो एक डिफरेंट नेशन बनाना चाहते हैं।
तो इसने एज अ यूनाइटेड इसने चाहा कि जैसे इंडिया में आके इंडिया के ऊपर इन्होंने जब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी तरीके से ये इंडिया को छोड़ना चाहते थे। तो एज अ यूनियन ही उसको छोड़ना चाहते थे, प्रोवाइडेड कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं, डिफेंस का जो पोस्ट है, कम्युनिकेशन का है, वो तीनों, ये तीनों रहेगा ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश इंडिया में ही। और जो बाकी की रेजिड्यूस पावर्स हैं उसको दैट टू बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स, वो स्टेट्स और प्रोविंसेस को दे दी जाएंगी। नेक्स्ट इज माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान का जो मेन मकसद था वो पावर को ट्रांसफर करने का था, जो इंडियंस की पावर थी वो इंडियंस में हाथ में देने का था। और ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा भी जा चुका है कि हु वाज द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसका आंसर है माउंटबेटन, सर माउंटबेटन। इसने क्या किया कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी एक सेपरेट नेशन बनाने की, उसको एक्सेप्ट कर ली और इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके पीछे इन्हीं का ही शातिर दिमाग था, ऐसा बोल सकते हैं। ये इंडिया में इन्होंने बोला कि हम पावर को ट्रांसफर कर देंगे ऑन 3 जून 1947। लेकिन इसके बीच में और भी, जैसे मैंने बोला, और हिस्ट्री है जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसके अंडर हम देखेंगे कि हाउ फिर जो पावर थी वो ट्रांसफर हुई ऑन 15 अगस्त 1947। सो नेक्स्ट इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो जब ये फाइनल हो गया कि दो नेशन बनाए जाएंगे, पाकिस्तान एंड इंडिया, दो नेशन बन गए, उसमें अब दोनों के लिए एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठेगी, इनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठेगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपना बेस किसको चूज करेंगे? ये अपना बेस चूज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। इसके बेसिस के ऊपर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एलैबोरेट करेंगे। जैसे अभी भी हम जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो पावर्स हैं, जैसे इमरजेंसी की पावर्स होगी, गवर्नेंस की जो पावर्स होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली जाती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इसी से ही बेस बना के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आधार बनाया। और इसी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। इट सीज टू बी द डिपेंडेंसी, इट सीज टू बी द अंडर डिपेंडेंट अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये सोवरेन और इंडिपेंडेंट इसको डिक्लेयर किया जाता है। ये मैंने किसी प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन में देखा था, किसी स्टेट का आई थिंक कोई एग्जाम था, उसमें ये ऑप्शन में दे रखा था कि जब इंडिया उस टाइम पे डिक्लेयर किया गया था तब इंडिया सोवरेन था, सेकुलर था, इंडिपेंडेंट था, ये तीनों चीजें बोली गई थी। लेकिन ये रॉन्ग है, सेकुलर नहीं है। सेकुलर तो 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंडर हम सेकुलर लेके आए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये इसमें तीनों चीजें उसके अंडर पाई गई थी। तो सेकुलर उस टाइम पे हमने ऐसी कोई प्रोविजन मेंशन नहीं किया था कि सेकुलर है, सिर्फ सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ये दोनों चीजें हैं। तो इसी के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो इस टाइम अभी तक काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जब तक हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट नहीं किया एंड फुल ऑपरेशन में नहीं आया, तब तक यही एज अ सेंट्रल लेजिस्लेचर काम कर रही थी। और एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन बॉडी इंटरिम गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं वो रोल प्ले कर रही थी। और इसको जो हेड थे इसके, वो यहाँ पे दिया नहीं है लूसेंट में, इसका उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लूसेंट के 2nd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन।